अगर आपके घर या आपके किसी जानने वाले को एसआईआर का नोटिस आया है और आप अब भी कंफ्यूज हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, तो आज का यह वीडियो आप पूरा देखें। इसमें मैंने आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। तहसील में सुनवाई के समय मैं देखता हूँ लोग घंटों तक लाइन में लगकर इंतजार करते हैं और जब उनका नंबर आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके कागज पूर्ण नहीं है या कोई कमी रह गई है। तो ये जानकारी के अभाव में फिर वो भटकते रहते हैं, कागज पूरे करते हैं, तो इससे उनका समय और मेहनत दोनों बेकार चले जाते हैं। यही हाल मेरे पिछले जो वीडियो था उसके कमेंट बॉक्स में था। आप लोगों द्वारा ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर ये डॉक्यूमेंट्स मान होगा या ये नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता, कोई और जा सकता है। तो मैंने आपके कमेंट्स में पूछे गए क्वेश्चंस और तहसील में आने वाले मतदाताओं की शंकाओं और प्रश्नों को देखते हुए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है जो कि जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आपको नोटिस की सुनवाई वाले दिन किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपके दस्तावेज वहां पर जमा हो जाएं और आपका नाम मतदाता सूची में बना रहे। पहला क्वेश्चन, क्या सुनवाई के लिए हम अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं? सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं आप लोग ये क्वेश्चन। दूसरा ये है कि जात प्रमाण पत्र पुराना चलेगा या नया चाहिए? तीसरा, परिवार रजिस्टर की नकल कहाँ से मिलती है और यह क्यों सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट्स अभी बना हुआ है परिवार रजिस्टर की नकल? यदि सुनवाई की तारीख छूट गई तो आगे क्या होगा? सुनवाई की डेट पे हम नहीं जा पाए हैं सर, तो आगे क्या होगा हमारे साथ? और ये 2003 में जैसे जो वोटर लिस्ट में आपका नाम कुछ और था, जिसे संशोधन करा के आपने 2025 में सही करा लिया, तो अब जो मैपिंग की जो समस्या आ रही है उसमें क्या होगा? पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक और खतौनी जैसे दस्तावेज इसमें मान्य है या नहीं मान्य है? पूछ रहे हैं कि माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है, इस स्थिति में उनके कौन से दस्तावेज लगाए जाएं? सुनवाई कौन करता है, बीएलओ या एईआरओ? सर, ये भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर मैंने ऑनलाइन इनको सबमिट कर दिया है, तो क्या सुनवाई के लिए फिजिकली वहां पर जाना अनिवार्य है क्या? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं अभी विस्तार से आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईआर नोटिस वाला ये वीडियो आपने अगर नहीं देखा अभी तक तो कृपया करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही विस्तार से बताया है आपको कि आपके कौन कौन से चुनाव आयोग ने कौन कौन से 13 जो मान दस्तावेज हैं वो कौन से हैं और कौन सा आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है और वो कितने दस्तावेज ले जाने हैं, 1 ले जाना है, 2 ले जाना है या 3 ले जाने हैं, आपका स्वयं का या माता पिता में से किसका या माता पिता दोनों का ले जाना है। तो इसके बारे में जानकारी अगर करनी है, आपको नहीं पता अभी तक, तो ये वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। आपको मेरे पिछले वीडियो और इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला कोई अपडेट आता है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। सबसे पहले इसको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों में अभी भी गलत धारणा बनी हुई है कि एसआईआर का नोटिस आया है तो हमारा वोट कट चुका है, बल्कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जबकि ये क्या है, सत्यापन का एक और मौका। मतलब आपको अगर नोटिस आया है तो आपको एक और मौका मिला है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको नोटिस वाली जो डेट है उस दिन जाके आप दिखाएं और आप अपना नाम वोटर लिस्ट में सुनिश्चित कराएं। अब समझते हैं कि एसआईआर नोटिस की सुनवाई कौन करता है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में कई लोग से बीएलओ को जानते हैं, तो वो कहते हैं सर बीएलओ साहब देखो ये हमारे कागज हैं, आप ही देख लो, क्यों हमको वहां पे बुला रहे हो, परेशान कर रहे हो? तो बीएलओ को ये अधिकार नहीं है कि एसआईआर नोटिस की वो सुनवाई कर सकें। ये अधिकार दिया गया है एईआरओ सर को। एईआरओ आपके जो होंगे वही इसकी सुनवाई करेंगे, जो आपके जो नोटिस आया उस पर उनका नाम पदनाम वो पड़ा होगा। तो एईआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो ये कौन कौन बनते हैं? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ को भी बना सकते हैं, या अन्य सक्षम अधिकारी इस पोस्ट पे होते हैं, वही वहां पे बैठे होंगे और आपको उन्हीं के सामने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। आपके द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्या मतदाता सुनवाई के लिए दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है? कई लोगों ने कमेंट करके पूछा सर मैं दूसरे राज्य में नौकरी कर रहा हूं, मैं वहां पर उपस्थित नहीं हो सकता इतनी जल्दी, या फिर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूं, मैं बीमार हूं, मेरे माता पिता बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, वो नहीं जा सकते वहां पे, काफी असुविधा होगी। ऐसी कंडीशन में क्या हम किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने परिवार वाले को वहां पर अपनी जगह वहां पर भेज सकते हैं क्या सुनवाई के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, आप बिल्कुल भेज सकते हैं। मगर समझिए कैसे। आपको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा, जिस भी व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसको नाम एक लेटर लिख के देना पड़ेगा और आप उसमें लिखेंगे मैं अपनी जगह इस व्यक्ति को भेज रहा हूं सुनवाई के लिए और अपने कागज भी अपने साथ दे रहा हूं, और यहाँ पर आप साइन करने पड़ेंगे वहां पर। तो ये अधिकृत पत्र हो जाएगा उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति के साथ उसकी आईडी भी भेजना। एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो लाएगा सारे और अपनी आईडी भी एक लाएगा, जिससे कि उसकी पहचान हो सके वहां पे। तो इस प्रकार से आप अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को वहां पर बिल्कुल भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आप लोगों द्वारा बहुत पूछा गया है, सर मैंने 2003 की मतदाता सूची की डिटेल अपने एनुमरेशन फॉर्म मतलब गणना प्रपत्र में भर दी थी, मगर फिर भी मेरे नाम नोटिस क्यों आया है? तो ऐसा कुछ जगह देखा गया था कि जब बीएलओ साहब आपकी ऑनलाइन फीडिंग करते थे तो जो आपने सूचना दी है वो उनके ऐप से मिसमैच रहती थी। सिर्फ उसी कंडीशन में ही आपको नोटिस आया है। तो अब क्या है कि अब आपको वहां पे जांच के लिए जाना होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पर नोटिस वाली तिथि पर आपको उपस्थित होना पड़ेगा।
अगला ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत पूछ रहे हैं कि सर मैंने एसआईआर नोटिस के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर दिए हैं, क्या मुझे फिजिकली प्रेजेंट होना है क्या ऑफिस में जाके? तो इसका आंसर ये है कि आप अपने बीएलओ साहब या एईआरओ साहब से एक बार बात अवश्य कर लें, कांटेक्ट कर लें कि सर मैंने ऐसे ऑनलाइन सबमिट कर दिए, क्या मुझे वहां पे आना है? वही आपको बताएंगे, क्योंकि वही आपके दस्तावेजों को ऑनलाइन या ऑफलाइन वही चेक करेंगे, वही अधिकृत हैं। अगर वो ऑनलाइन चेक भी कर रहे हैं तो उनको उसमें कोई कमी दिखती है तो आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा। अगर वो कहेंगे हाँ ओके है सब, आपको आने की जरूरत नहीं है, तभी आपको वहां पे नहीं जाना है। अगर उन्होंने कहा कि मुझे ये सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे ओरिजिनल दस्तावेज ही आकर दिखाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो आपको वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है लोगों द्वारा, सर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है 2-3 साल पुराना है, क्या सर वो चल जाएगा, क्या मुझे नया बनवाना पड़ेगा? ये भी पूछते हैं क्या सर मैं कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लूं? तो इसका आंसर है आपको सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, चाहे वह पुराना हो या नया हो, दोनों ही मान्य है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नया बनवाने 2 साल पुराना 1 साल पुराना है तो आप नए बनाने में लग जाओ और टाइम अपना बेकार कर दो उसमें, और आपकी डेट नोटिस की डेट आ जाए। तो आपके पास पुराना है तो वो भी मान्य है बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत पूछ रहे हैं कि यदि सुनवाई की तिथि पर मैं नहीं पहुंच पाया, जिस दिन डेट थी उस दिन आप एब्सेंट हो गए वहां पर, तो फिर अब क्या होगा सर मेरे साथ? तो उसके लिए है कि आप अगर एब्सेंट हो गए हैं तो अपने बीएलओ या एईआरओ साहब जो आपके एसआईआर नोटिस पे पड़ा होगा उनका नाम, उनसे आप जाके मिलें और कहें सर ऐसे ऐसे मैं उस दिन डेट थी और मैं एब्सेंट हो गया। तब फिर वो आपको निर्णय लेंगे कि आपको किस तारीख में यानी अगली तारीख दी जाए, क्या अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसे भी पूछा है बहुत लोगों ने, क्या सर पैन कार्ड मान्य हो जाएगा, क्या राशन कार्ड मान्य होगा, क्या बैंक पासबुक मान्य होगी, क्या खतौनी मान्य होगी? तो फिर सीधा सीधा इसका आंसर है नो, क्योंकि जो 13 मान्य दस्तावेज थे उनमें से ये एक भी नहीं है। तो कृपया करके इनको वहां पे ना ले जाएं। आप ले जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ डेली, मगर इनको ना ले जाएं, ये मान्य नहीं होंगे। इनकी जगह जो भी मान्य दस्तावेज हैं जो 13 बताए थे उन्हीं को ले जाएं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा 2003 की मतदाता सूची में नाम में थोड़ी त्रुटि थी, जिसको मैंने सही कराया और 2025 में मेरा नाम सही हो गया। अब क्या है कि अब इन दोनों की जब मैपिंग हो रही है, मैपिंग करा रहे हैं, तो फिर मैपिंग नहीं हो पा रही है, वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो फिर ऐसे में क्या करना है वहां पर जाकर? ऐसे में पहले तो आपको एईआरओ साहब को पूरी डिटेल बतानी है कि सर ऐसे 2003 में ये नाम था, 2025 में ये नाम मैंने संशोधन करा लिया है। तो इसमें वो चाहेंगे तो आपसे एक एफिडेविट भी लगवा सकते हैं, या फिर जो आपने संशोधन कराया होगा फॉर्म 8 से ही होगा तो वो फॉर्म 8 की रिसिप्ट भी मांग सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये काम भी बन जाएगा। अब आते हैं अपने परिवार रजिस्टर की नकल पर। ये कहाँ से प्राप्त होता है और क्यों ये अभी सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है? जो अपनी 13 डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसमें ये सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि ये देखिए, पहले ये देखेंगे कहाँ से प्राप्त होता है। ये आपके ब्लॉक कार्यालय, यानी जो आपका ब्लॉक होगा संबंधित, वहां पर ये प्राप्त होगा। आपके पंचायत सेक्रेटरी, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पे बैठे होंगे, वो आपको तुरंत ही ये मुहैया कराएंगे। और ये क्यों सबसे अच्छा दस्तावेज है? क्योंकि इसमें आपके माता पिता का भी विवरण मिलता है, आपका निवास का विवरण मिलता है, जन्म तिथि का, उम्र का, ये सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। तो अगर कई ऑप्शन में अगर माता पिता का विवरण भी देना होता है तो इसी से काम चल जाता है, आपको 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं लाने पड़ते हैं। ये ही बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा विकल्प बना हुआ है। अभी तक नई नकल निकलवाई है इसकी, तो अपने ब्लॉक में जाकर इसकी नकल निकलवा लीजिए। और अगर आप शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपको परिवारीजन बनवाना। कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं या फिर फोटो कॉपी करा के उनको ले जाएं? तो मेरा कहना ये है आप दोनों टाइप से ले जाएं, ओरिजिनल भी ले जाएं, फोटो कॉपी भी ले जाएं। और फोटो कॉपी आप 1 या 2 दिन पहले ही करवा के रख लें, या फिर आपके घर के पास जो फोटो स्टेट की दुकान हो वहां से करा लें। क्योंकि अगर आप जो सुनवाई वाले सेंटर पे जा रहे हैं वहां पे आसपास की दुकानों पे कराएंगे तो वहां काफी भीड़ मिलेगी आपको, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप ये प्रिपरेशन अपनी पहले से ही तैयार करके रखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे लोगों को शेयर जरूर कर दो जिन लोगों को अभी ये जानकारी नहीं है। आप जैसी सेम प्रॉब्लम में वो भी होंगे तो उनको हेल्प हो जाएगी। अगर ये वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं जिससे कि कई लोगों की मदद हो सके, उनको ये जानकारी हो, उनका टाइम बचे, आसानी से सुनवाई हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।